पास पेपर्स आपको तब फ़ायदा देंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको टॉपिक्स की समझ होगी, फिर आप जो पास पेपर्स में उनसे रिलेटेड कोई एडिशनल क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें टैकल कर लोगे, समझ लोगे और याद भी कर लोगे। कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे तलबा को हमारे फोरम से आप जो है ना कन्वे करना चाहें कि उन्हें पीपीएससी के हवाले से या वैसे भी जो जॉब्स हैं उनके हवाले से क्या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? तो इंटरव्यू की तैयारी कभी भी आप ब्लाइंडली ना करें, उसके लिए किसी ना किसी इंटरव्यू गुरु या किसी सीनियर से ज़रूर हेल्प लें या गाइडलाइंस लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेस की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी नशिस्त एक और सक्सेस स्टोरी के ऊपर है। आज हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान कामरान सलीम साहब हमारे साथ हैं। कामरान सलीम साहब का ताल्लुक़ बेसिकली फैसलाबाद से है। वो वहाँ से आज मुल्तान में तशरीफ़ लाए हैं ताकि वो आपसे अपनी कामयाबी के ऊपर जो उनके व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकें। कामरान सलीम रिसेंटली एक्साइज़, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हुए हैं। इसके अलावा कामरान साहब के ढेर सारे टैक्स इन रो के अंदर जो है ना पास है। तो आए आपकी मुलाकात ना मैं कामरान सलीम साहब से कराता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम सर। कामरान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फिट एंड फाइन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कामरान शुक्रिया कि आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सेकेंडली मैं आपको आपकी इस कामयाबी के ऊपर ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा कामरान, आप अपनी इस कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपनी ये कामयाबी अपनी वालिदा की दुआओं और सपोर्ट को डेडिकेट करता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद इस जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद मैं अपने सीनियर्स और असातिज़ा जिनमें आप लोग शामिल हैं, आप सर उज़ैर, कमर साहब, राना साहब, जिन्होंने मुझे प्रॉपर इस सारी जर्नी में गाइड किया है, उनको डेडिकेट करता हूँ। और सबसे आखिर में मेरी अपनी मेहनत और लगन कि मैं कंसेक्टिवली इसकी तरफ लगा रहा हूँ और मैंने बिल्कुल भी इस डिस्ट्रैक्शन को किसी को सामने नहीं आने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालदा की दुआओं, अपने असातिज़ा की मेहनत और गाइडेंस और अपनी मेहनत को मैं ये कामयाबी डेडिकेट करता हूँ। माशाल्लाह कामरान, अल्लाह पाक आपको मज़ीद भी कामयाबियाँ दे। काइंडली बग़ैर वक्त लिए मैं आपसे ये पूछूंगा कि एज़ पर माई नॉलेज आपके जो है ना पीपीएससी के अंदर 4 टेस्ट पास हुए हैं कंसेक्टिवली, एफपीएससी के अंदर भी जो है ना 3 टेस्ट पास हुए हैं, इसके अलावा एनटीएस और एमओडी के भी कुछ हैं। तो काइंडली आप बताएंगे कि ये टेस्ट कौन कौन से हैं जो आपने रिसेंटली येस किए हैं? सर अभी रिसेंटली 2024 में मैंने कंसेक्टिवली रो में कोई 10 पोस्ट्स पे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। उनमें टॉप ऑफ द रो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि BS 17 की पोस्ट है वो है, देन असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और देन इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ये तीनों तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं। इसके बाद मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसेक्टिवली 4 एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, जिनमें अबव द रो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, जिसमें अब मुझे इंटरव्यू के बाद रिकमेंडेशन भी मिल चुकी है। देन इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में, इसका इंटरव्यू का रिजल्ट अभी अवेटेड है। देन असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, इन दोनों एग्जाम्स के भी इंटरव्यू स्केजुअल हो चुके हैं। तो इसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स दिए 2024 में और उनमें मैंने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स और देन साइकोमेट्रिक की फेजेस को क्लियर कर लिया और अब मैं इंटरव्यू की फ़ेज़ का वेट कर रहा हूँ, जिसकी कॉल आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये मेरे 10 एग्ज़ाम्स पास हैं और 2 एग्ज़ाम्स या 2 पोस्ट्स पे दिए गए जो एग्ज़ाम्स हैं उनका भी रिजल्ट अवेटेड है, जिनमें तहसीलदार का जीके वाला पोर्शन फ़ेज़ 1 एंड देन असिस्टेंट आर्काइविस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने दिया है। तो इन दोनों का रिजल्ट अभी अवेटेड है और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा चलिए, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। मुझे काइंडली बताएं कि आपने कामरान टोटल ये 12 टेस्ट दिए हैं, 12 के 12 ही पास हैं आपके? नहीं, मेरा इन 12 में से एक एग्ज़ाम पास नहीं है। बेसिकली टेक्निकली एक नहीं 2 क्लियर नहीं है। एक तो फेडरल का क्लियर नहीं है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। दूसरा मेरा पीपीएससी का दिया हुआ इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्ज़ाम, ये दोनों मेरे पास नहीं है। ये मैंने यानी इन दोनों के अलावा मैंने अब तक जितने दिए 2024 से अब तक वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं। अच्छा, ये बड़ी एक एजाज़ की बात है कामरान कि आपने अब तक मतलब कि जो टेस्ट हैं बेसिकली 12 से 14 टेस्ट ही दिए और सारे के सारे जो है ना पास हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हम डील कर रहे होते हैं बच्चों को, बच्चा भी आ रहा होता है तो वो बता रहा होता है कि सर 1 पेपर एग्ज़ाम जो है वो एक लक है, मतलब कि आप 10 देने जा रहे हो, आपकी अच्छी तैयारी है तो आपके 5 पास हो जाएंगे, 3 पास हो जाएंगे, फिर इस तरह से इंटरव्यू में जाएंगे, कुछ पे रिकमेंडेशन होगी नहीं होगी। तो मुझे बड़ी इस बात पे हैरानी हुई कि आपने मतलब कि 12 से 14 पेपर दिए, उसमें सिर्फ 2 ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन नहीं ली। तो मैं भी और हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी कैसे की, कि मतलब कि इस लेवल की तैयारी कि जिसके अंदर आप जिस टेस्ट में भी बैठ रहे हो और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार कर रहे हैं। जी अच्छा सर, इससे मैं ज़रा इनफॉर्मल होकर ना सारा बताना चाहूँगा कि मैं इस तरफ आया कैसे और तैयारी मैंने किन लाइंस पे की थी। तो सीन इस तरह से था कि मेरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में है, तो मैं अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में था जब मैं CSS PMS की तैयारी को प्लान कर रहा था कि मैं उन्हें किन लाइंस पे लेके चलूँ, कैसे तैयार करूँ। तो ये मार्च 2023 की बात है, रमज़ान आने वाला था तब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने FIA में सीट्स अनाउंस की थी इंस्पेक्टर और AD की। तो तब मेरा बैचलर्स तो हो चुका था, तो इंस्पेक्टर के लिए मैं क्वालिफाइड था, मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था। तो मैंने अप्लाई कर दिया। ये 1 पेपर की सीट्स थी, यानी इनमें स्क्रीनिंग एग्जाम होना था, बाद में डिस्क्रिप्टिव और फिर इंटरव्यू। तो मैं तो CSS PMS को प्लान कर रहा था, मैंने उसी हवाले से डॉन के आर्टिकल्स रीड आउट कर रहा था और बुक्स को लेके चल रहा था। तो मुझे तो पता ही नहीं था 1 पेपर की तैयारी कैसे करते हैं या इसकी तैयारी का मैकेनिज्म क्या है। तो मैंने ब्लाइंडली मुख्तलिफ सोर्सेज से, कभी गूगल से कोई नोट्स उठा लेने, कभी कोई पास पेपर क्वेश्चंस निकाल के उन्हें रेडी करना शुरू कर देना करता रहा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ तो जा रही थी, कोई याद तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसी असना में इस टाइम के दौरान, ये जुलाई 2023 की बात है, कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ना मैंने कुछ राना साहब के लेक्चर्स और 1-2 और कोई यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे। तो मुझे उसमें ना एक बात जो समझ में आई ना, कि लोग तो पास पेपर्स का कह रहे थे या नोट्स का कह रहे थे, राना साहब ने लेक्चर्स में टॉपिक्स कवर करवाए हुए थे और ये मेरे लिए नई चीज़ थी। मसलन वो वाले टॉपिक्स जो हमने अपनी अंडर मैट्रिक या अपनी इंटरमीडिएट में भी पढ़े हो, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। राना जैसे पाकिस्तान अफेयर्स में राना साहब हमें माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान करवा रहे थे, राना साहब हमें रिवर सिस्टम करवा रहे थे और सारे रिवर्स का जो रूट होता है वो समझा रहे थे। तो मुझे तब एक बात समझ में आई कि अगर मैं एक टॉपिक कवर कर लेता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ अपने माइंड में, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वो तो मैं एग्जाम इजीली हैंडल कर लूँगा। तो बस मैंने उसी लाइन पे तैयारी शुरू कर दी। अल्दो मैं सेशन मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो FIA इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ गया जो कि मैं पास तो कर गया लेकिन आगे क्वालिफाई ना कर सका उसमें। लेकिन मुझे तैयारी का मैकेनिज्म मिल गया था कि मुझे टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और मैं इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाला था, जब एक दिन बैठ के मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं प्रिपेयर करूँ या जिनके मैं कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूँ तो मैं एग्ज़ाम्स में बैठ सकता हूँ। तो बस एक दिन बैठ के मैंने ये कोई 4 से 5 घंटे लगा के सारे टॉपिक्स एनालिस्ट किए अपने पास के, और तकरीबन वो 50+ टॉपिक्स थे कि अगर मैं इन्हें प्रिपेयर कर लूँ तो शायद इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं मैं टैकल कर सकूँ। तो फिर मैंने उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर उनका सेट किया कि पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए, कि पहले वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स बाद में काम आए। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो मैंने प्लान किया सबसे पहले मैं UNO का स्ट्रक्चर समझूंगा, ताकि अगर UNO समझ आ गई तो उसके बाद उसके जो झैली इदारे हैं या उसकी जो फर्दर बॉडीज़ हैं वो मुझे इजीली समझ आ जाएंगी। तो इन लाइंस पे मैंने तैयारी शुरू कर दी। हिस्ट्री भी इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार की। तो ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक तकरीबन आप कह लें 6-7 माह मैंने सिर्फ अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए, और मेरे सोर्सेज जो थे नोट्स के अबव द रो यानी टॉप ऑफ देम राना साहब की वीडियोस थी। सबसे पहले तो राना साहब की वीडियो से मुझे एक स्ट्रक्चर मिल जाता था कि मैंने ये चीज़ें अपने टॉपिक में कवर करनी है। सही। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, जैसे फैसल वराइज की देखो सुनो जानो आप देख सकते हैं, फैसल वराइज का अपना जो चैनल है पॉडकास्ट का वो देख सकते हैं। तो साथ में गूगल से डाटा ले रहा था। तो इस तरह करके मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट की और अल्लाह का नाम लेकर मैं अगस्त में बैठ गया अपने एग्ज़ाम्स में, फेडरल के जो कि आ चुके थे, इंस्पेक्टर ASF, AD ASF और AD IB का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों एग्जाम्स दिए। ये मेरे 2024 के पहले एग्जाम तो नहीं थे, इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के AD और SI के दे चुका था और उनमें डिस्क्रिप्टिव में भी क्वालिफाई हो चुका था। लेकिन ये मेरे 1 पेपर के फेडरल और PPSC वाली साइड में पहले एग्जाम थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे क्वालिफाइड है, सिवाय AD ASF के मेरे बाकी क्वालिफाइड है। अच्छा माशाल्लाह कामरान, मेरे लिए ये बात बहुत हैरानगी की है कि आपने ना बग़ैर पास्ट पेपर, जिसको 1 पेपर एग्ज़ाम के अंदर पास्ट पेपर्स को बाइबल समझा जाता है, कि उसको पढ़े बगैर जो है ना बेसिकली क्या किया है, एग्ज़ाम्स को एस किया है। तो मतलब कि बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि उन्हें 1 पेपर पढ़ना चाहिए जो पास्ट पेपर्स हैं, या मतलब कि इसी तरह से एक्सटेंसिव स्टडी पे ही वो करना चाहिए, रिलाई करना चाहिए? अच्छा सर, मैं अपने तौर पे ना इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ अगर मैं समझा पाऊँ तो। जी। बेसिकली पास्ट पेपर के बगैर एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा था कि अगस्त में मैंने फेडरल के तीनों एग्जाम्स दिए, इंस्पेक्टर ASF, AD ASF एंड AD IB।
तो AD ASF के अलावा बाकी दोनों तो क्रैक हो गए। इसके कुछ दिन बाद ही मतलब 7 अगस्त को मेरा ADIB का एग्ज़ाम था, तो 3 दिन बाद मेरा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम था, और ये ज़िंदगी में मैं पहली बार PPSC के एग्ज़ाम में बैठने जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ फील की कि जब मैं PPSC के एग्ज़ाम में उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ बैठा हूँ, तो मैं तो तकरीबन वहाँ पे ब्लैंक था। ब्लैंक इस तरह से कि कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर है, तैयारी मेरी है, मुझे समझ भी आ रही है क्वेश्चंस की, लेकिन उनके आंसर्स नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने पास पेपर्स प्रिपेयर नहीं किए थे, और PPSC का जो मेजर पोर्शन होता है वो पास पेपर्स में से आता है। तो खैर बाद में वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब रिजल्ट आया इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का, क्लोजिंग मेरिट 70 था और मेरे 66 मार्क्स थे, तब मुझे एक बात समझ आई कि अब से जितना मैंने PPSC के एग्जाम्स में बैठना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पोस्ट्स पे अप्लाई किया हुआ था, तो उन सब के लिए मुझे पास पेपर्स करने हैं। तो देन 15 डेज़ बाद जब मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जाम आने वाला था, तो मैंने पास पेपर्स को करना शुरू किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पास पेपर्स आपको तब फ़ायदा देंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको टॉपिक्स की समझ होगी, फिर आप जो पास पेपर्स में उनसे रिलेटेड कोई एडिशनल क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें टैकल कर लोगे, समझ लोगे और याद भी कर लोगे। अगर मेरे टॉपिक्स कवर ना होते और मैं ब्लाइंडली पास पेपर्स को करना शुरू कर देता, तो कभी भी वो मुझे ना तो याद होते ना उनकी कोई समझ आती। तो उन टॉपिक्स की वजह से मैंने पास पेपर्स कवर किए बाद में, और पास पेपर्स में मुझे जो भी एडिशनल क्वेश्चन नज़र आता था अपने टॉपिक से रिलेटेड, कोई एडिशनल MCQ या कोई इन्फॉर्मेशन, उसे मैं अपने टॉपिक्स के नोट्स में ऐड कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक खुद कवर किया, उसके नोट्स बनाए हैं बिलफर्स। तो एक MCQ आता है पास पेपर में कि रकापोशी पीक जो है वो किस माउंटेन रेंज में फॉल करती है, तो वो तो काराकोरम रेंज में, लेकिन ये मेरे नोट्स में मेंशन नहीं था। तो अब एक एक पीक तो याद नहीं कर सकते ना, लेकिन चूंकि वो पास पेपर का क्वेश्चन था, मैंने उसको निकाल के जाके अपने नोट्स में ऐड कर लिया काराकोरम रेंज वाले एरिया में कि रकापोशी पीक जो है यहाँ पे है, ब्रॉड पीक जो है यहाँ पे है। तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम से पहले मैं अपने नोट्स रिवाइज करता हूँ, चूंकि नोट्स के अलावा आप कुछ रिवाइज कर ही नहीं सकते एग्जाम के पास जाके, तो ऑब्वियसली वो MCQ या वो क्वेश्चन भी साथ ही रिपीट हो जाता है, आपके माइंड में रीसर्फेस हो जाता है और एग्जाम में आपको वो फ़ायदा दे जाता है। तो पास पेपर ज़रूर करने चाहिए, लेकिन टॉपिक्स को कवर करने के बाद, एक्सटेंसिव थोरो स्टडी के बाद, फिर आपको ये फ़ायदा देता है। यही वजह है कि इसके बाद मैंने आगे PPSC के एग्ज़ाम भी दिए हैं, फेडरल के तो इसके बाद कम ही आए हैं, लेकिन वो PPSC के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्वालिफाइड हैं। सही। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि बंदे को एक्सटेंसिव स्टडी भी करनी है, और साथ में जो पास पेपर्स हैं उनको भी लाजमी जो है ना वो क्या करना है, साथ साथ लेकर चलना है, ताकि दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट रहे और बच्चा जो है ना वो आसानी से जॉब निकाल सके। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आप ना अभी प्रोसेस में हो, मतलब कि एक तो आपकी मतलब कि एक तो कामयाबी मिल गई, एक फ़ेदर तो ऐड हो गया आपकी कैप में माशाल्लाह। मतलब कि अभी और भी बहुत सारे, जैसे आपने रो में मुझे अपने टेस्ट गिनवाए हैं कि आपके टेस्ट पास हैं, मतलब कि जैसे ADIB का है, इसी तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर का है, तो उन टेस्ट के इंटरव्यू में भी बैठने जा रहे हैं। तो काइंडली आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि आपका पहला एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू का था वो कैसा रहा, और वो कौन सी बातें हैं जिस पे अमल करके कोई भी बच्चा जो है ना इस चैलेंजिंग टास्क को जो है ना वो क्या कर सकता है, सरपास कर सकता है, कि कैसे जो है ना कोई बंदा इंटरव्यू में से, क्योंकि PPSC के इस एग्ज़ाम में सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो मैं समझता हूँ वो इंटरव्यू है। तो आपने कैसे मैनेज किया वहाँ? अच्छा सर, इंटरव्यू के हवाले से जो मेरा नॉलेज है ना, वो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज लिमिटेड है कि मैंने अभी तक सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए हैं। एग्ज़ाम्स तो मैंने ढेर सारे क्रैक किए, इंटरव्यू 2 दिए, तो उन 2 में जो मैंने सीखा है, तो मैं अभी वो बताने की पोजीशन में उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है ना, वो बिल्कुल ही अलग लाइंस पे है, वो 1 पेपर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि आप 1 पेपर में आपने अपना GK वाला पोर्शन कवर किया, अपने कॉन्सेप्ट्स तगड़े किए, इंटरव्यू में जाके बैठेंगे तो आप इंटरव्यू भी निकाल लेंगे। इंटरव्यू के लिए ना कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिन्हें आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और जिनके लिए खुद को तैयार करना और प्रैक्टिस करनी है। तो जब मैंने एग्ज़ाम्स पास किए तो मुझे इंटरव्यू का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ भी मुझे मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त और स्पेशली पेस की टीम काम आई कि आपने, सर उज़ैर ने और सर अली ने गाइड किया कि आपने इंटरव्यू के लिए अपना ड्रेस कोड क्या रखना है। स्पेशली सर कमर ने इसमें मुझे बड़ी गाइडेंस दी कि मुझे किस कलर का या किस कैलिबर का अपना जो ड्रेस कोड है ना वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मल ड्रेसिंग, आप बगैर फॉर्मल ड्रेसिंग के इंटरव्यू में जाओगे ना तो तकरीबन 90% चांस है या 95% चांस है आप रिकमेंड नहीं होगे, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसिंग जो गवर्नमेंट सर्विसेज है ना उनका खासा है। आप अगर अपने आप को उनके पैटर्न पे ड्रेसअप ही नहीं कर सके तो वो आपको क्यों रिकमेंड करेंगे, क्यों लेंगे। तो फॉर्मल ड्रेसिंग पे हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं ना उसमें आपका इंट्रोडक्शन है, जो कि ऑब्वियसली आपको कोई गाइड करेगा कि आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ही आप तैयार कर सकोगे। तो इंटरव्यू की तैयारी कभी भी आप ब्लाइंडली ना करें,
उसके लिए किसी ना किसी इंटरव्यू गुरु या किसी सीनियर से ज़रूर हेल्प लें या गाइडलाइंस लें। तो मैंने जो 2 इंटरव्यू दिए हैं, इन दोनों में मैंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत प्रिसाइजली और बहुत टू द पॉइंट रखा है। जब उन्होंने पैनल कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको वो सब कुछ बताना होता है अपने बारे में जो कि आप ज़रूरी समझते हैं और जिनमें से आगे वो आपसे क्वेश्चन कर सके, आपकी पर्सनैलिटी को समझने में उन्हें हेल्प हो, मदद मिल सके। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपने अपने सराउंडिंग्स पे, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पे काम करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस एरिया में रह रहे हैं या जहाँ आपने टाइम गुजारा है, इसके अलावा भी वो जानना चाहेंगे कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट या जिस एरिया में आप रहते हैं या बिलोंग करते हैं जहाँ से, आप उसी के बारे में नहीं बता सकते, तो आपकी पुअर ऑब्जर्वेशन और पुअर एक्सपीरियंसेस की ये गमाजी करता है वहाँ पे। और तीसरी चीज़, आपकी जिस डिग्री में, जिस सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है या ग्रेजुएशन है जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि पता चले कि इसने डिग्री में कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है और इसने वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ सीखा है। तो इन लाइंस पे आप काम करें। बाकी डिपार्टमेंटल वाला पोर्शन इंटरव्यू का, कि आपके जिस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, वो तो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेशल ब्रांच की किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपको स्पेशल ब्रांच को अच्छे से देखना होगा कि स्पेशल ब्रांच का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हायरार्की क्या है। और जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस ऑफिसर, आपको उसके जॉब डिस्क्रिप्शन और उसकी ड्यूटीज़ और उसके जो हायरार्की में उससे सीनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर लोग हैं, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये चीज़ें हैं, इन पर अगर आप काम करें तो मेरा मानना है कि इंटरव्यू ज़रूर क्रैक होगा। अब तक मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस और पहला इंटरव्यू था जिसमें रिकमेंडेशन मिल गई, और दूसरे का मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और कुछ इंटरव्यूज़ आने वाले हैं। तो इन्हीं लाइंस पे मैंने पहले तैयारी की है और आगे भी इन्हीं लाइंस पे करूँगा और इन्हीं पे आगे आपको करने का मशवरा दूंगा। चलें। अच्छा कामरान, इंटरव्यू की बात हो रही है तो काइंडली थोड़ा सा ये भी बता दें कि थोड़ा सा पर्सनल है, आप अपना बता दें कि आप जब इंटरव्यू रूम में गए तो आपसे क्या सवाल पूछे गए, आपने उनको कैसे टैकल किया, और मतलब कि जो है ना वहाँ कैसा माहौल था? अच्छा, ये मैं ज़रा ना अपने नाजरीन को या अपने सुनने वालों को बताता चलूँ कि इंटरव्यू के लिए जब मैं गया था ना यहाँ से, तो ये शदीद सर्दी का दिन था और मेरे 2 इंटरव्यू एक ही दिन में थे, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का भी और इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच का भी। तो दोनों की तैयारी का बर्डन था मेरे माइंड पे। तो जाते ही मुझसे एक ऐसा ब्लंडर हुआ जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका था और मैं मतलब पोजीशन में नहीं था कि इंटरव्यू में बैठूं। एक तो मैं थका हुआ था, सफ़र की थकान, जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन मैं गया था। तो ये भी मैं आपको बताना चलूँ कि आप इंटरव्यू के वेन्यू पे एक दिन पहले पहुँचें, उस प्लेस पे, उस एरिया में, उस सिटी में। सेम डे पे ना जाएँ कि आप स्ट्रेस की वजह से क्या पता परफॉर्म ना कर सके। तो जब मैं पहुँचा तो मेरा 9वां नंबर था, एक्साइज का पहला इंटरव्यू था। तो मुझसे पहले जो कैंडिडेट गया था ना, वो बाहर आया और मुझे नहीं पता था कि अब पैनल बेल देगा फिर मुझे अंदर जाना है, क्योंकि बेल के से पहले मेरी फाइल जा चुकी होगी और फिर मैंने वहाँ उनके सामने प्रेजेंट होना है। तो जैसे ही वो निकला तो लाओ बाली में, चूँकि मुझे पता नहीं था, मैंने डोर फ़ौरन से ओपन किया और परमिशन जब लेनी चाहिए उनसे अंदर आने की, तो पैनल में जो चेयरमैन थी सेंटर में बैठी हुई मैम इस्मत ताहिरा, उन्होंने मुझे घूर के देखा, यानी बहुत गुस्से से स्टेट कर कहा कि बेटा अभी हमने बेल नहीं दी। तो तब मुझे आइडिया हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुका हूँ कि अभी पैनल ने मुझे बुलाया नहीं है और मैं अपने तौर पे जा रहा हूँ, और ये आप बहुत नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है आपकी पर्सनैलिटी का उन पर। तो यानी कि इसको इतनी भी सेंस नहीं, से पता ही नहीं है कि एंटर कैसे होते हैं। तो बस मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका था और मैंने समझ लिया कि अब मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर आपकी पर्सनैलिटी का क्या इमेज लेके जाएगा वहाँ पे। तो अभी मैं इस स्ट्रेस से निकल ही रहा था कि बेल हो गई 2-3 मिनट बाद ही। तो मैंने फिर अपने माइंड में एक फ़ैसला किया वहीं पे ऑन द स्पॉट कि यार जो होना था हो चुका है, अब मैंने इंटरव्यू में ना ब्लंटली चलना है, ब्लेटेंटली हर चीज़ को आंसर करना है। रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं होनी, अगर होनी हुई तो हो जाएगी। तो मैं इंटरव्यू में जाके बैठ गया, जैसे मुझे गाइड किया गया था यहाँ पे, जो सारा वो अपना पैटर्न है इंटरव्यू में बैठने का, उस तरह बैठा। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने को कहा, मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मेन चीज़ जो मैंने सीखी है ना कि आपने इंटरव्यूअर को ना उन चीज़ों की तरफ मोड़ देना है, उनके क्वेश्चंस को जिन पर आपकी कमांड है। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में मुझसे वही कुछ पूछा जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के बाद। मसलन उन्होंने पूछा आप क्या करते हो करंटली, मैंने कहा मैं फ्रीलांस सर्विसेज देता हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट में। अच्छा कितना कमा लेते हो, मैंने बताया कितना कमा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों आना चाह रहे हो, आपको तो इधर ही आप अच्छी स्किल्स, मज़ीद आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो या मज़ीद नई स्किल्स सीखो तो बहुत अच्छा कमा सकते हो। मैंने बताया कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, मैं एक लैपटॉप के सामने स्टक होकर नहीं बैठ सकता, ये तो मेरी मजबूरी है कि मैंने अपना ब्रेड एंड बटर सिक्योर करना है, तो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो इन लाइंस पे इंटरव्यू चल रहा था।
जब डिपार्टमेंटल वाला पोर्शन शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे एक टोकन क्वेश्चन था जिस पे मैंने इंटरव्यू का रुख सारा का सारा उस डायरेक्शन में मोड़ दिया जो मेरा मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर था या मैं अच्छे से खेल सकता था। क्वेश्चन ये था कि बेटा आपको पता है टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या होती है? मैंने कहा जी मैम मुझे पता है। तो बेटा ये क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये पाकिस्तान के केस में इतना कम क्यों है? मैंने कहा जी मैम, पाकिस्तान के केस में इसलिए इतना कम है कि हम जितना कमा रहे हैं मैन हाइसुल कौम, हम उतना टैक्स नहीं दे रहे अपनी गवर्नमेंट को, इस वजह से कम है। अगर आप मुझे परमिट करें या अलो करें तो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब यहाँ पे भी आपने अगर मजीद बोलना है तो अब मेरा मानना है कि आपको कम से कम उनसे परमिशन लेनी चाहिए। उन्होंने परमिशन दी तो बस फिर आगे मुझे स्टैट्स और फिगर्स जो याद थे या जो मेरी अच्छे से इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जो मेरी तैयारी थी वो मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और जब मैम स्माइल कर रही थी मेरे आंसर्स पे तो मैं समझ चुका था कि बेशक वो ब्लंडर तो मैंने किया था, लेकिन अब मैंने मैम को इन लाइंस पे इम्प्रेस कर लिया और अब मेरा इंटरव्यू अच्छा गुजर जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मुझे रिकमेंडेशन मिल गई। अच्छा, चलें माशाल्लाह कामरान, आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप रही इंटरव्यू के हवाले से। ख़ास तौर पे आपने अच्छा गाइड किया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल वो आपसे ही है कि कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे तलबा को हमारे फोरम से आप जो है ना कन्वे करना चाहें कि उन्हें पीपीएससी के हवाले से या वैसे भी जो जॉब्स हैं उनके हवाले से क्या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, इसमें भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा रश करते हैं कि हम कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाएं, हम CSS PMS की तरफ जाएं और जल्दी से BS17 पे किसी बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे जाके बैठ जाएं। तो अप्रोच होनी भी ये चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी यही अप्रोच थी। लेकिन जब मुझे वन पेपर वाली लाइन का पता चला कि हम CSS PMS के अलावा भी मज़ीद कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक करके अच्छी पोस्ट पे जाके बैठ सकते हैं, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी ये बनाई कि पहले मैं वन पेपर से कोई अच्छी सी जॉब सिक्योर करूँगा ताकि वो मेरा ब्रेड एंड बटर सिक्योर और मेरे माइंड में कोई बर्डन ना हो कि मैं मतलब कि तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की और मेरे पास कुछ आ नहीं रहा या मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है। तो इसके बाद मैं आगे CSS PMS की तैयारी करूँगा। अल्दो ये बड़ा रिस्की था क्योंकि मेरी कंसेक्टिव तीनों अटैम्प्ट्स रहती हैं, CSS की भी और PMS की भी, तो ये 25, 26 और 27 में। तो अगर मैं इनमें से एक भी अटैम्प्ट मिस करता हूँ तो वो मेरी रह जाएगी क्योंकि आगे मेरी एज लिमिट जो है ना वो आ जाएगी। तो सीन ये था कि मैंने 2025 वाली अटैम्प्ट को किया ड्रॉप और मैंने प्लान किया कि यार वन पेपर से कोई जॉब लेते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो रेगुलर जॉब होने की वजह से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अपनी एक अटैम्प्ट मैं उधर शिफ्ट कर लूँगा विद इन एज 32 वाली लिमिट में या 35 वाली में। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि बजाय आप डायरेक्ट CSS PMS की तरफ जाएँ, पहले आप वन पेपर की तरफ आएँ या इस तरह के जो शॉर्ट एग्जाम्स हैं जिनमें स्क्रीनिंग या डिस्क्रिप्टिव की फेज़ के बाद आप इंटरव्यू में बैठ जाते हैं और आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, तो इस तरफ आएँ। क्योंकि वन पेपर CSS PMS वाला जो जर्नी है वो बहुत लेंथी है, उसमें बहुत इंतहा का सब्र चाहिए और इंतहा की आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। तो और ग्रेजुएशन के बाद ये मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो पहले वन पेपर की तरफ आए अगर आपका प्लान है तो यहाँ से आप तैयारी करें इन्हीं लाइंस पे जिन लाइंस पे मैंने की है कि पहले अपने टॉपिक्स को कवर करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, फिर पास पेपर्स को भी साथ तैयार करें, रिटर्न क्लियर करें, बाद में कोई इंटरव्यू ग्रुप पकड़ें अच्छा सा, उससे आप इंटरव्यू की तैयारी करें। अल्लाह करे आपकी कोई जॉब आपको मिल जाती है और आपका कोई ड्रीम अचीव हो जाता है तो फिर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ ज़रूर जाएँ। चलें ठीक है कामरान, थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मज़ीद कामयाबियों से हम कनार करें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, नाज़रीन को भी अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी बाकी तो एक नई नशिस्त के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।